मिताली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और शो में बात करेंगे सबसे पहले सोने चांदी की, जहां पर थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। ये कितनी बरकरार होगी, किस तरीके की डिमांड है इन लेवल्स पर, इन्वेस्टमेंट्स कैसी आ रही हैं और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इन सब पर्सपेक्टिव पर करेंगे चर्चा। बात करेंगे बेस मेटल्स की कि बेस मेटल्स की आगे यहाँ से कैसी चाल रह सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। और आज बासमती पर सरकार की एक अहम बैठक है इंडस्ट्री के साथ। अमित शाह इस बैठक को लीड करेंगे। इस बैठक से क्या आउटकम निकल कर आ सकता है, क्या मुद्दे हो सकते हैं इस मीटिंग के, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी, कोहिनूर फूड्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गुरनाम अरोरा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे आगे, और साथ ही एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के हेड अनुज गुप्ता भी बने रहेंगे इस शो में स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर के साथ ही। और गोल्ड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में $2731 के आसपास प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। हमने 2 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर आकर गोल्ड प्राइसेस में कारोबार होते हुए देखा है। और हालांकि अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यूएस इन्फ्लेशन का जो डेटा रहेगा, जो आना है वो फोकस में रहेगा, उसको मार्केट काफ़ी क्लोजली वॉच करेगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक जो यूएस फेड को लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं कि अनदर रेट कट आ सकता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये दोनों ही ट्रिगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तान्या हमारे साथ बनी हुई है। तान्या, पहले तो जो फैक्टर्स है जिनको गोल्ड क्लोजली वॉच कर रहा है उन्हें आप कैसे देखती हैं, फिर चाहे वो यूएस इन्फ्लेशन डेटा हो या फेड रिजल्ट की जो नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेशंस हैं रेट कट की, कैसे देखते हैं आप इन ग्लोबल क्यूज़ को? देखिए, सारे मार्कर्स गोल्ड के लिए इस टाइम काफी पॉजिटिव हैं। अगर देखा जाए तो इस टाइम नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से ही चलते चले आ रहे हैं। ये गोल्ड के रैली में एक पॉजिंग थी जब ट्रंप आए, और जो कि एक्सपेक्टेड था। ये बोला गया कि डॉलर शुड गेट स्ट्रेंथेंड, ही इज गुड फॉर द यूएस इकोनॉमी। तो ट्रंप आएंगे तो सोने की जो रैली है उसमें जरूर रुकावट आएगी। तो वही देखा गया कि ये एक्चुअली वापस करेक्शन होने के बाद का ये अवेटेड है, उतना ही है, एंड सारे मार्कर्स भी है। आप देखिए, चाइना की इकोनॉमी बूस्ट हो गई है, मतलब पैकेज का एक्सपेक्टेशन है। वहां की बाइंग इस रिकॉर्ड बाइंग, उनका जो पॉजिंग हो गया था 6 महीने का, वापस शुरू हुआ है। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल ट्रिगर था, ये वापस जो सोना एकदम से उछाल आया है, वो जो सीरिया में हुआ और साउथ कोरिया में हुआ, ये ट्रिगर्स हैं जो कि छोटा सा भी ट्रिगर अगर आता है तो सोना वापस बढ़ी जा रहा है। प्लस जितना भी अगर आप देखें, नेक्स्ट वीक इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सपेक्टेड कि काफी सारे बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं जो कि रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी स्विस बैंक, मे बी ईओ, there's couple of more banks which are looking at rate cuts. तो ये सब दर्शाता है जो एक्सपेक्टेशन है जो आप बताए अभी कि डेटा आना है इन्फ्लेशन का, वो भी एक्सपेक्टेशन यही है कि इट शुड बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तो सोने पे सारे मार्कर्स ये बता रहे हैं कि बढ़ना ही चाहिए गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। एंड मतलब जो ये ट्रेड जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप का आने का टाइम तो अच्छा था, जरूर सोने के लिए रुका, लेकिन आने के बाद उनकी जो पॉलिसी सजेस्टेड है वो ये है कि जैसे दे शुड कट टैरिफ्स एंड ट्रेड ऑफ्स में भी प्रॉब्लम आएगा, जिसकी वजह से जो भी पॉजिटिविटी ही आएगी सोने में। तो वी हैव ऑल द मार्कर्स गोइंग फॉरवर्ड। ओके अच्छा तान्या, इनफैक्ट अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से देखें तो व्यू तो पॉजिटिव है ही, लेकिन अगर हम नियर टर्म प्राइस मूवमेंट देखें तो आपको लगता है कि फिलहाल प्राइसेस रेंज में रहेंगे, मतलब प्राइस आउटलुक नियर टर्म के हिसाब से क्या है? डिपेंडिंग ऑन द डेटा, आई थिंक विद इन दिस वीक हमको एक और उछाल दिखना चाहिए, एक और विद इन $35 के आसपास का एक विद इन दिस वीक टू 10 days वी शुड सी गोल्ड गोइंग अप। एंड लॉन्ग टर्म तो खैर है ही, सोने का रैली ही है, क्योंकि जो रेट कट्स हैं वो 90% तक हो ही चुका है कि नेक्स्ट वीक रेट कट होएगा, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। अब जनवरी का कॉन्वर्सेशन आने लगा है, जनवरी की मीटिंग के लिए भी 22% तक हो गया है। मार्केट हैज फैक्टर्ड इन अबाउट 22% दैट एक और 25% बेसिस पॉइंट की आना चाहिए रेट कट। तो जहां ये वापस फैक्टर इन होने लगेगा, एक और पॉजिटिव आएगा सोने में। तो आईसी कि अगले हफ्ते हमको दिखना चाहिए, जैसे अगर डेटा आ गए, जो चीजें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो रेट कट्स का बैंक का आ गया, वी शुड सी इन 10 days। ओके अच्छा तान्या, बाइंग कैसी है फिजिकल मार्केट में इन लेवल्स पर, और किस तरीके की डिमांड दिख रही है?
देखिए, दिवाली तक तो बहुत अच्छी थी, वी हैड अ वेरी गुड दिवाली, लेकिन दिवाली के बाद से जो ये वॉलेटिलिटी आती है, सोना कभी भी वॉलेटिलिटी में एक बार पॉजिंग हो जाती है, रुक जाता है। प्लस वैसे भी 15 के बाद से इंडिया में शादी का सीजन चला जाता है, तो उसकी भी जरूर मैं कहूंगी, दोनों का ही एक इफेक्ट है कि पिछले 10 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि सोने की सेल्स काफी जो ज्वेलरी की सेल है, इन्वेस्टमेंट की तो फिर भी बरकरार है, पर जो ज्वेलरी की सेल है वो जरूर धीमी पड़ी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसी है? और जैसे आपने कहा कि वो फिर भी फिजिकल ज्वेलरी बाइंग के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है, तो क्या लोग ज्यादा खरीद रहे हैं और किस तरीके के फ्लोज दिख रहे हैं फिलहाल? देखिए, मोर देन बाइंग देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड लॉट ऑफ वॉक-इन एंड डिस्कशन आल्सो। जैसे सोना ऐसा चीज है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हॉबी होता है लोगों का उसका रेट ट्रैक करना, तो इंडिया में स्पेशली, तो उसके लिए जैसे अभी अच्छा, जब भी वॉलेटिलिटी होती है वो सोने की ज्वेलरी की सेल के लिए जरूर खराब होती है, बट इन्वेस्टर है वो काफी वॉचफुल रह रहा होता है, उसको लगता है ये रेट मेरा पकड़ लूं, एकदम से भाग रहा है, उसको लगता है क्या गिरने वाला है, जो ये ट्रम्प की बात करेक्शन आया, काफी लोगों को वापस मोबिलिटी आई कि ये हम रेट पकड़ लें, इसके बाद नहीं, जैसे आप लोग के चैनल्स को देखते हुए पता ही है उन्हें कि सोना आगे बढ़ना है, तो काफी लोगों को ये लगता है कि हम ये रेट ले लें, हम जैसे कई कई स्कीम्स करते हैं, कई कई स्टोर्स की आपने सोने के लिए एडवांस दे दिया, आपका मंथली स्कीम्स है, ऐसे ऐसे करके काफी लोगों में दाम ये है कि भाव पकड़ ले, चाहे सोना हाथ में हो या ना हो, भाव पकड़ ले। तो ज्वेलरी भी आगे जिसको लेनी है, जिनकी बहुत अच्छी शादियां हैं, मार्च तक काफी वेडिंग सीजन है, तो जिनको आगे भी ज्वेलरी लेनी है तो वो ज्वेलरी बाद में लेंगे, पर उन्हें लग रहा है थोड़ा हम भाव ये पकड़ ले, लाइक देयर मेनी पीपल आर नाउ फैक्टरिंग इन कि हम थोड़ा भाव अभी, जैसे किसी को मान लीजिए 500 ग्राम सोना टोटल शादी के लिए खरीदना है, तो 100 ग्राम ये भाव ले लें, फिर अगले 2 हफ्ते बाद वॉच करके फिर, तो वो एवरेजिंग करने के लिए काफी ये सब चीजें भी देखने को मिल रही हैं इस समय। इंटरेस्टिंग है, मतलब ज्वेलरी बाइंग में भी लोग एवरेजिंग कर रहे हैं और अलग अलग लेवल्स पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यूजुअली इन्वेस्टमेंट्स में तो हम सुनते भी थे ये बात, बट इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टर स्मार्ट हो रहे हैं आज की डेट में, तो काफ़ी वॉचफुल भी हो रहा है प्राइसेस को लेकर, और इसीलिए उसी तरीके से खरीदारी करता है। एनीवेज, थैंक यू तान्या शो में आने के लिए और अपने व्यूज़ रखने के लिए, प्राइसेस पर, डिमांड पर्सपेक्टिव पर बताने के लिए किस तरीके के रुझान देखने को मिल रहे हैं। अनुज गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, अनुज से एक राय ले लेते हैं, स्ट्रैटेजी ले लेते हैं उनसे गोल्ड पर। तो अनुज बताइए, अगर हम ट्रिगर्स की बात करें या इवेंट्स की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका में 0.25% रेट कट की एक्सपेक्टेशंस, इन्फ्लेशन का डेटा आना है, इस हफ्ते ईसीबी की भी मीटिंग है, बीओसी की भी मीटिंग है, चाइना की तरफ से गोल्ड में बाइंग होना शुरू हुई है जो कि सपोर्ट दे रही है प्राइसेस को, मिडिल ईस्ट टेंशन जो रीएमर्ज हुई है उससे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। अब इन सब फैक्टर्स की वजह से जो रुझान तेजी का बना है वो कितना सस्टेनेबल है, क्या आउटलुक है प्राइसेस पर यहाँ से? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप इवेल्युएट करेंगे पिछले एक महीने से, तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, मगर पिछले महज 3 दिनों में एक अच्छी खासी रिकवरी हमने गोल्ड में आती हुई देखी। करीबन 2000 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी हमने गोल्ड में आती हुई देखी डोमेस्टिक मार्केट्स में, और करीबन आप देखेंगे तो $70 की रिकवरी हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में आती हुई देखी है। तो महज 3 दिनों में जो ट्रेंड था वो यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो क्यूज आ रहे हैं जिसमें चाइना का सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि चाइना ने पिछले 7 महीनों के बाद अगेन खरीदारी करनी स्टार्ट करी है, वो सबसे बड़ा रोल प्ले है। और दूसरी तरफ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अगेन एस्केलेट हुआ है सीरिया में, उससे भी काफी हद तक सेफ हेवन डिमांड देखने को मिली है। तो इन 2 कारणों की वजह से हमने एक रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी। हमें लगता है कि थोड़ी बहुत रिकवरी अभी और कंटिन्यू हो सकती है। हमें लगता है कि $2710 $2715 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आप सिल्वर को भी देखेंगे तो सिल्वर ने भी काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। चाइना से जो डेटा आए हैं, चाइना ने स्टिमुलस पैकेज दिया है, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है। तो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो एक पॉजिटिव साइड में सिचुएशन डेवलप होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से हमने एक रिकवरी का ट्रेंड मेटल से बनता हुआ देखा है। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 78,000 के आसपास 200-300 रुपए करेक्शन आता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए करीबन 77,780 पे, टारगेट हमें लगता है कि 78,550 तक देखने को मिल सकता है। तो $2710 $2715 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, हालांकि एक नजरिया ये भी है कि डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको आगे रेजिस्टेंस भी फेस करता हुआ दिखाई दे। मगर फिलहाल जो करंट सिचुएशन है वो ये इंडिकेट कर रही है कि गोल्ड के अंदर अभी और तेजी देखने को मिल सकती है।
ओके तो गोल्ड में यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। 78442 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर ब्रेंट के भाव $72 के ऊपर निकलते हुए दिखाई दिए और उसके पीछे इंपॉर्टेंट रीजन चाइना की तरफ से आते हुए दिखाई दिया है। बीजिंग में जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई लूजर मॉनेटरी पॉलिसी की टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस यही है कि नेक्स्ट ईयर चाइना की तरफ से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण प्राइसेस थोड़ा सा इंच अप हुए हैं। कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल के इस प्राइस मूवमेंट को और क्या व्यू है आपका अनुज? देखिए क्रूड में कहीं ना कहीं काफी रेंज बाउंड मोमेंटम देखा गया। हालांकि $70-72 के आसपास प्राइस चल रहे हैं और हमने देखा कि एमसीएक्स में भी 5800 के आसपास के स्तर चल रहे हैं। कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं, मगर हाँ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि कुछ यहाँ पर एक भी बाउंस बैक प्राइसेस में देखा जा सकता है, तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हालांकि ओपेक मेंबर्स की जो मीट थी, उन्होंने प्रोडक्शन को आगे एक्सटेंड किया है। मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक प्राइस थोड़े स्टेबल रहेंगे, मगर जियो पॉलिटिकल टेंशन का जो कंसर्न है और चाइना ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे लग रहा है कि क्रूड की जो डिमांड है वो कुछ एस्केलेट हो सकती है, कुछ डिमांड बढ़ सकती है। उसकी वजह से हमें लगता है कि क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेंड बना सकते हैं। करीबन 5815 के आसपास खरीदारी करें, 5750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5925 तक देखा जा सकता है। इंटरनेशनल लग रहा है कि $74-75 तक के लेवल क्रूड में देखे जा सकते हैं। तो क्रूड के अंदर भी इवन अगर हम पूरे एनर्जी पैक की बात करें, क्रूड और नेचुरल गैस को दोनों को अगर बात करें, तो दोनों में ही हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। अच्छा, नेचुरल गैस के प्राइसेस पर एक क्विक कमेंट है आपका। यहाँ पर हमने तेजी के बाद एक छोटा सा डिप आते हुए देखा और वापस से नेचुरल गैस के प्राइसेस 1 ईयर के हाईस पर ट्रेड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस यही है कि एज विंटर पीक सीजन की तरफ अप्रोच कर रहा है, डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्या फोकास्ट है यहाँ से नेचुरल गैस के भाव पर? देखिए नेचुरल गैस ऑलरेडी एक पॉजिटिव ट्रेंड में था, बीच में हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, मगर जो उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 250 का, उसको मार्केट ने मेंटेन किया और वहां से अच्छी खासी रिकवरी देखी गई। हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है, क्योंकि विंटर सीजन में जनरली डिमांड रहती है और इस बार अगर आप स्टोरेज देखेंगे तो एज कंपेयर पिछले साल के मुकाबले कम है, तो मुझे लगता है कि उसका सपोर्ट नेचुरल गैस को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा बाय कॉल रहेगा नेचुरल गैस में करीबन 266 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 261 का लगाए, टारगेट 277 तक देखा जा सकता है। और अगर हम बात करें थोड़ा लॉन्गर पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि 290-300 तक के लेवल भी नेचुरल गैस में देखे जा सकते हैं। अच्छा, क्विकली बेस मेटल्स में कोई ट्रेड लेंगे क्या? यहाँ पर भी बहुत टाइट रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। कॉपर आज थोड़ा सा 0.5% के आसपास ऊपर है, बट बाकी बेस मेटल्स फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलर रुझान हमने इस पूरे ही हफ्ते देखा है। अनुज, क्या राय है आपकी, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बेस मेटल्स में? देखिए बेस मेटल में कॉपर हमेशा से ही रडार पे रहा है और कॉपर ने अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 दिनों में काफी अच्छी रिकवरी दी है सभी बेस मेटल के मुकाबले। तो अभी फिलहाल कॉपर हमें लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा और चाइना का जो स्टेटमेंट आया है वो एक सबसे ज्यादा पॉजिटिव बेस मेटल्स के लिए है, जिसमें कॉपर मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा। तो कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 832 में, स्टॉप लॉस करीबन 828, टारगेट करीबन 842 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली में भी अच्छा खासा मोमेंटम है, जिंक के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं 291.50 में, स्टॉप लॉस 289 का लगाए, टारगेट 297 तक जिंक में देखा जा सकता है। तो जिंक और कॉपर दोनों ही बाई साइड में ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो जिंक और कॉपर दोनों में ही बाय करने की सजेशन रहेगा। 842 के टारगेट कॉपर पर, 828 का स्टॉप लॉस रखे। जिंक में भी खरीद के चले, 293 के टारगेट तो नेचुरल गैस में है, लेकिन जिंक में भी आप एक खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ टारगेट 297 के रहेंगे। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर तो करेंगे फोकस, साथ ही बात करेंगे राइस की, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बासमती पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। क्या आउटकम निकल कर आ सकता है, क्या है मुद्दे, इस पर बातचीत करेंगे। कोहिनूर फूड्स के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गुरनाम अरोरा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक के उस पर जल्द वापस आते हैं राउंड अप और अब बात करेंगे राइस की। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज बासमती पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी और किसानों को दाम ना मिलने से सरकार चिंतित है। तो ऐसे में क्या सरकार दाम बढ़ाने को लेकर कोई फैसला ले सकती है और किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोहिनूर फूड्स के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गुरनाम अरोरा, साथ ही कोहिनूर फूड्स हमारे साथ बने हुए हैं ऑलरेडी, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा गुरनाम जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो एजेंडा समझना चाहेंगे। सरकार ने हर संभव कोशिश की है कि किसान निराश ना हो, फिर चाहे वो एमईपी हटाना ही क्यों ना हो रिसेंटली, बट आज की जो ये मीटिंग है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे रह सकते हैं, क्या आउटकम लाइकली एक्सपेक्टेड है? बात यह है कि 2-3 कारण हैं जिसके कारण प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप्ड हैं। सबसे बड़ा पहला कारण तो ये है कि पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड काफ़ी है, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ड्रॉप हो गए थे लास्ट में। लोगों ने ज़्यादा बाई कर लिया था, इंपोर्टर्स ने भी ज़्यादा बाई कर लिया था,
टू मेक श्योर कि उनकी एवरेज आउट हो जाए, तो इस कारण से कैरी फॉरवर्ड काफ़ी है। दूसरी बात यह है कि इस बार गर्मी के कारण फसल मैच्योर थोड़ी जल्दी हो गई, तो जब फसल मैच्योर हो जाती है तो किसान इमीडिएटली उसको मार्केट में ले आता है, तो जब सरप्लस एकदम गलत हो जाता है तो उससे भी प्राइस ड्रॉप हो जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि बासमती की जो डिमांड है वो इन कंट्रीज में काफ़ी कम हो गई है जहाँ पे वॉर चल रही है, तो वॉर इज ए वेरी मेजर फैक्टर, जिस कारण से इन कंट्रीज में वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे बासमती को, तो और वैसे भी वॉर में जो होता है सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है, तो एक ये कारण भी है कि वॉर के कारण जो है डिमांड कम हो गई है, तो इस कारण से लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि 70-80% क्रॉप जो है वो इस समय एक्सपोर्टर्स के घर में जा चुकी है, किसानों को पूरा मुआवजा मिल चुका है, जो थोड़ी सी बाकी रह गई है वो भी धीरे धीरे मेरे को लगता है कि प्राइसेस ठीक हो जाएंगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, ऐसा लगता है। ओके ओके, तो यानी ये इंपॉर्टेंट बात आपने आखिर में बताया कि 70-80% किसानों का माल ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है, थोड़ा बाकी है जो कि अगले कुछ दिनों में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन मैं एक्सपोर्ट पर एक चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ सर, मुझे याद है आपसे 2-3 महीने पहले भी बातचीत हो रही थी, तो आपने मेंशन किया था कि ईरान के लिए जो शिपमेंट्स हैं वहाँ पर एक ठीक ठाक डिक्लाइन देखने को मिला है, ऑल्दो सऊदी अरेबिया यूरोप में एक्सपोर्ट्स डिसेंट रहे हैं। अभी करंट सिचुएशन क्या है? जैसे आपने कहा कि मिडिल ईस्ट नेशंस जहाँ पर स्ट्रेस है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, वहाँ पर एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, कितना डिक्लाइन फिलहाल देखने को मिल रहा है? अगर हम ईरान की बात करें, सऊदी अरेबिया, यूरोप के नंबर्स कैसे हैं अभी? देखिए, पिछले साल तकरीबन 52 लाख टन के करीब बासमती एक्सपोर्ट हो गई थी। अभी तक जो फिगर हमारे पास है अभी तक वो 32 लाख टन की है, तो मेरे को नहीं लगता कि पिछले साल की फिगर को हम कैच कर पाएंगे, थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा ही होगा। कितना होता है 5%, 10%, 15%, ये फाइनल फिगर तभी पहुंचेगी जब एक्सपोर्ट हो जाएगा, अभी वी कैन ओनली एस्टिमेट। तो ये सिचुएशन है कि 32 लाख टन के करीब एक्सपोर्ट हो चुका। ओके, तो यानी पिछले साल के मुकाबले तो ये आंकड़ा काफी कम दिखाई दे रहा है मिस्टर अरोरा। इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस की सिचुएशन कैसी है अभी? मार्केट में भी वहाँ भी जैसे मैंने बताया कि पिछले साल जब क्रॉप आई थी तो बहुत तेज मार्केट खुली थी, उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई, तो यही पोजीशन इंपोर्टर्स की थी, इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा माल ले लिया कि हम एवरेज आउट कर लें, तो इसी कारण से उनके पास सरप्लस स्टॉक पहुंचा हुआ है, जिस कारण से वो पीछे से अभी डिमांड नहीं कर रहे। दिसंबर में जनरली 1 मिलियन टन माल बिक जाता है, लेकिन दिसंबर में भी अभी बहुत ज्यादा परचेज नहीं हुई। सब लोग वॉच कर रहे हैं मार्केट को, मार्केट किस तरफ जा रही है, और जब मार्केट डाउन हो जाती है तो कोई नहीं। जी 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 उनका अच्छा मिस्टर अरोरा, वन लास्ट क्वेश्चन। आपने जो कहा कि 52 लाख टन से घटकर जो फिलहाल आंकड़ा दिख रहा है एज ऑफ नाउ वो 32 लाख टन का है बासमती राइस एक्सपोर्ट का, तो ये जो आंकड़ा कम पिछले साल के मुकाबले दिख रहा है, ये प्योरली डिमांड कम होने की वजह से है या फिर मार्केट शेयर दूसरी कंट्रीज को भी जाते हुए दिखाई दिया है एक्सपोर्ट का? नहीं, ये जो फिगर है ये अभी तक की है, अभी हमारे पास 4 महीने बैलेंस हैं। ये हो सकता है फिगर उसके आसपास पहुंच जाए, उससे ऊपर तो नहीं लगती, लेकिन उसके आसपास हो सकती है। लेकिन ये अभी फिलहाल तो डिमांड कम है, इस कारण से जो है वो कम हो रही है, लेकिन ये हो सकता है पहुंच भी जाए, क्योंकि अभी 4 महीने हमारे पास हैं। ओके ओके, चलिए शुक्रिया सर शो में आने के लिए और अपने व्यूज़ देने के लिए, इस खबर पर बताने के लिए किस तरीके की सिचुएशन डोमेस्टिक मार्केट्स में और इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर बनी हुई है। थैंक यू सो मच। अनुज हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं एग्री बाजार की और ले लेते हैं उनसे कुछ स्ट्रैटेजीज। हालांकि एग्री मार्केट को देखेंगे आज के सेशन में तो स्पाइसेस के पैक में कल तेजी थी, आज फ्लैट कर रहा है पॉकेट ट्रेड। सिर्फ एक कपास है जहाँ पर तेजी का मूड बना हुआ है। कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री बैक से अनुज आपकी तरफ से? देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो स्पाइसेस में हम अभी भी रेंज बाउंड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने आज जीरे में अगेन गिरावट आते हुए देखी। फिजिकल मार्केट में
अगर आप देखेंगे तो कोई खास डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि भावों में एक नरमी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है और आगे अराइवल भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो जनवरी और मार्च के कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर गिरावट देखने को मिली और आगे अराइवल भी बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो एग्रीकल्चर सेंटीमेंट हमें लग रहा है जीरे में और मसालों में, लग रहा है कि फिलहाल अभी जीरे में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया आपका अनुज आने के लिए शो में और अपने ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।